बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ईयर अकाउंटिंग में एमसीक्यूज़ हमारे पास इस वक्त कंटिन्यू हैं और अकाउंटिंग में हमने अब तक जो टॉपिक्स किए हैं उन टॉपिक्स के बाद जो अब अगला टॉपिक हमारे पास आया है वो है कैश बुक का। कैश बुक के टॉपिक के हवाले से कुछ एमसीक्यूज़ यहाँ पर मौजूद हैं और एमसीक्यूज़ की तादाद तो वैसे भी ज़्यादा है। आप अपनी किताब से और अपने अनसॉल्व पेपर से इन एमसीक्यूज़ को भी प्रिपेयर कर सकते हैं और जो ये एमसीक्यूज़ हमने आपको प्रिपेयर करवा रहे हैं इनको भी आप यकीनन प्रैक्टिस करें। एमसीक्यूज़ के लिए हमने पहले भी इस बात का जिक्र किया कि ये वेटेज ज़्यादा है इनको तैयार करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एमसीक्यूज़ तैयार नहीं करेंगे आपका पेपर बहुत अच्छा नहीं हो सकता। 50% जो मार्क्स हैं वो एमसीक्यूज़ बेस्ड कर रहे हैं। आइए एमसीक्यूज़ पर आते हैं हम। सबसे पहले कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्काउंट ऑन प्रॉम्प्ट पेमेंट। वो कौन सा डिस्काउंट है जो आप अदायगी करते वक्त हासिल करते हैं। ठीक है, तो ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, क्वांटिटी डिस्काउंट, नन। कैश की अदायगी करते वक्त जो डिस्काउंट हमें मिलता है वो पूछ रहे हैं कि कौन सा डिस्काउंट होता है। नॉर्मली जब आप माल परचेस करते हैं तो माल के परचेस करने के ऊपर आपको एक डिस्काउंट मिलता है जिसको हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। जब माल खरीद लिया और माल खरीदने के बाद आपने पेमेंट टर्म तय कर ली कि 1 हफ्ते में हम आपको पेमेंट कर देंगे। आपके सप्लायर ने आपको 5 दिन के बाद फ़ोन करा कि अगर आप मुझे माल की पेमेंट अभी कर देते हैं तो हम आपको इजाफी 2% डिस्काउंट दे देंगे। पहले 3% मिल गया या 4%, वो कह रहे हैं हम आपको इजाफी 2% दे देंगे। तो आप क्या करते हैं कि 6ठे दिन यानी 7 दिन से पहले वो डिस्काउंट अवेल कर लेते हैं यानी उसकी पेमेंट कर देते हैं। तो पेमेंट करने के बाद आपको वो डिस्काउंट मिल रहा है इसलिए वो कहलाएगा कैश डिस्काउंट। इसका मतलब ये प्रॉम्प्ट पेमेंट जो डिस्काउंट मिल रहा है ये है कैश डिस्काउंट। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑल कैश रिसीट्स एंड पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन। जितनी भी कैश की रिसीविंग है और पेमेंट है दोनों वो आप किस जगह पर रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, सेल जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं या इनमें से कोई भी नहीं, नन। यकीनन वो कैश बुक ही इसका आंसर है कि आपकी एक साइड पर रिसीविंग होती है जो डेबिट साइड है और एक साइड पर पेमेंट्स होती हैं जो कि क्रेडिट साइड है। नेक्स्ट कहते हैं कैश डिस्काउंट इज रिसीव्ड ऑन। कैश डिस्काउंट इज रिसीव्ड ऑन। कैश डिस्काउंट कब रिसीव किया जाता है? जब कैश परचेज करते हैं क्या उस वक्त? क्रेडिट परचेज करते हैं क्या उस वक्त? क्रेडिट सेल्स या ऑल ऑफ दीज? कैश डिस्काउंट आप अभी हमने ऊपर वाले एमसीक्यूज में डिस्कस किया कि जिस वक्त आप पेमेंट करते हैं परचेज की, यानी आपने माल उधार खरीदा है, पेमेंट टर्म के हिसाब से दिन बाकी हैं, आप उसको पेमेंट करने जा रहे हैं तो लाजमन क्रेडिट परचेज के टाइम पर ही कैश डिस्काउंट मिलता है आपको। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इसका मतलब क्या है कि इन 4 ऑप्शन में से एक जुमला सही है, बाकी सब गलत है। परचेज डिस्काउंट इज गिवन ऑन इज एन एक्सपेंस अकाउंट, बिल्कुल गलत। परचेज डिस्काउंट आपका एक्सपेंस अकाउंट बिल्कुल भी नहीं होता, ये इनकम नेचर का होता है। ऑल रिसीट्स एंड पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन सेल्स जर्नल, बिल्कुल भी नहीं। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि ऑल रिसीट्स एंड पेमेंट रिकॉर्ड किस में होती है? कैश बुक में, तो सेल्स जर्नल वाला ऑप्शन भी गलत है। कैश डिस्काउंट इज गिवन ऑन कैश सेल्स। कैश डिस्काउंट, कैश सेल्स में तो कोई डिस्काउंट नहीं होता इस तरह का, आमतौर पर हमेशा जो उधार पर होता है उसे ही फॉलो किया जाता है, ये भी गलत। ऑल बैंक ट्रांजेक्शन आर एंटर्ड इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, ये बिल्कुल सही है कि जितनी भी बैंक की ट्रांजेक्शन है वो कैश बुक के बैंक के कॉलम में लिखी जाती है। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारे पास इसमें दुरुस्त है। आगे चलते हैं। बैंक कॉलम ऑफ रिसीट साइड ऑफ कैश बुक शोज टोटल 350,000, यानी
डेबिट साइड या रिसीविंग साइड जो बैंक कॉलम की है वो 3,50,000 शो कर रही है, वाइल बैंक कॉलम पेमेंट साइड शोज 4 लाख, जबकि जो पेमेंट साइड है, क्रेडिट साइड है, वो 4 लाख शो कर रही है। इसका मतलब क्या है कि 3,50,000 आपके पास आए और 4 लाख चले गए। प्रैक्टिकली तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जितना पैसा होता है उतना ही जाएगा, नेगेटिव कैश कोई चीज़ नहीं होती। लेकिन बैंक के केस में ऐसा हो सकता है, क्योंकि बैंक कहता है कि आप मुझसे पेमेंट जो है उधार ले लीजिए और पेमेंट कर दीजिए, और जो आप उधार ले उसके ऊपर इंटरेस्ट देते हैं, क्योंकि बैंक तो बिजनेस कर रहा है, दरअसल वो किराए पर पैसे दे रहा है आपको, तो वो इंटरेस्ट आप उसको चार्ज कर देते हैं। तो इस तरह 3,50,000 की पेमेंट आपके पास मौजूद थी, 4 लाख देने थे तो हम 4 लाख दे दिए, तो इसका मतलब आपके पास से ज़्यादा चले गए ना। अब बैंक को अदा करना है यहाँ पर है, तो ये कहता है कि ये बैंक ओवरड्राफ्ट ₹50,000, या तो ये ऑप्शन है, बैंक बैलेंस 50,000, या बैंक बैलेंस 3,50,000, या बैंक बैलेंस ओवरड्राफ्ट 4 लाख। यकीनन आपके पास 3,50,000 की अमाउंट थी और 4 लाख आपने अदा कर दिए, तो 50,000 का आपके ऊपर जो है बर्डन आ गया, यानी आपके ऊपर लायबिलिटी आ गई। तो यकीनन ये बैंक ओवरड्राफ्ट 50,000 की लायबिलिटी है। ठीक है। कैश बुक मेंटेन रिकॉर्ड्स अबाउट, कैश बुक किस चीज का रिकॉर्ड मेंटेन करती है? ऑल रिसीट्स ओनली, ऑल पेमेंट्स, रिसीट्स एंड पेमेंट्स, या नन? यकीनन कैश बुक में रिसीविंग और पेमेंट दोनों होती हैं, तो उस लिहाज से ऑप्शन नंबर सी इसका दुरुस्त आंसर है। कॉन्ट्रा एंट्री इज अपीयर्ड ऑन द बोथ साइड्स ऑफ, कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है कि जिसका इंपैक्ट कैश बुक की दोनों जानिब होता है। वो ये बोलते हैं कि कहाँ पर होती है, कैश बुक में, पेटी कैश बुक में, दोनों में, या किसी में भी नहीं, यकीनन कैश बुक में। ठीक है, आगे चलते हैं। 3 कॉलम कैश बुक शोज रिकॉर्ड ऑफ, 3 कॉलम कैश बुक जो है वो किस चीज़ का रिकॉर्ड शो करती है? ऑल कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शंस, ऑल कैश ट्रांजेक्शन, कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन, कैश बैंक डिस्काउंट ट्रांजेक्शन। डेफिनेटली उसके अंदर एक कॉलम डिस्काउंट का भी होता है, तो यही ऑप्शन इसका बेस्ट आंसर है। डेबिट साइड पर या रिसीविंग साइड पर सेल्स डिस्काउंट होता है, और जो पेमेंट साइड है वहां पर हमारा परचेज डिस्काउंट होता है। नेक्स्ट देखते हैं, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक शोज क्रेडिट बैलेंस ₹25,000, हाउ इज दिस शोन इन द बैलेंस शीट? वो कहते हैं कि बैंक का जो कॉलम है क्रेडिट साइड का वो 25,000 रुपये शो कर रहा है। बैंक के क्रेडिट का मतलब है कि आपके पास से पेमेंट ज़्यादा गई हुई है, यानी लायबिलिटी है आपके ऊपर। वो बोल रहे हैं कि इसको बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे? एज ए करंट एसेट, एज ए करंट लायबिलिटी, एज ए फिक्स एसेट, एज ए कैपिटल? डेफिनेटली करंट लायबिलिटी ओवरड्राफ्ट की है ये, तो ये इसका ऑप्शन बेस्ट है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास आज जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हमने अभी डिस्कस करे। आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप अपने पास घर पे जो बुक अवेलेबल है आपके पास, उस बुक को फॉलो करें, MCQs को पढ़ें। अगर समझ में ना आए तो आप हमसे रब्ता करें, चाहे व्हाट्सएप पर या चाहे फ़ोन पर, किसी भी तरीके से, ताकि हम फिर इस जो है कन्फ्यूज़न को आपकी दूर कर सकें। उम्मीद है कि आप MCQs को प्रिपेयर करेंगे ताकि आपके जो इम्तहानात हैं वो अच्छे और बेहतर तरीके से हो सकें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम अगले टॉपिक के साथ आएंगे और उसके साथ अगले नए MCQs के साथ आएंगे। उस वक्त तक आप अपनी तैयारी रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।